हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की डिमांड के अनुसार उनको अलौकिक हिमाचल प्रदेश नामक पुस्तक जो मेरे द्वारा लिखी गई है उसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि सर्वप्रथम इस पुस्तक का प्रकाशन 2015 में हुआ। यह भी पुस्तक 2 खंडों में है। जिस प्रकार वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश इंग्लिश में है, उसी तरह से हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए, रीडर्स के लिए अलौकिक हिमाचल प्रदेश है। 2015 में पहली बार प्रकाशित हुई, तब ये सिंगल वॉल्यूम में आती थी, लेकिन 2020 तक आते आते वंडरलैंड इंग्लिश का पूर्ण रूप से अनुवाद कर दिया गया और फिर अलौकिक हिमाचल प्रदेश भी आपके सम्मुख 2 वॉल्यूम में पुस्तक आ रही है। और 2015 से लेकर 2025 तक लगभग 38,000 किताब दोनों वॉल्यूम मिलाकर यह पाठकों के पास पहुंच चुकी है। लगातार हर वर्ष ये किताब रीप्रिंट होती है और ऐसी पुस्तक है जो शुरू से लेकर आज तक लगातार पाठकों की मांग का केंद्र बनी हुई है। प्रथम खंड में जैसा कि मैंने कहा कि हम इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे और कौन से टॉपिक्स में क्या क्या है और किस खंड में कितने टॉपिक्स हैं, इसकी बात भी साथ साथ में होगी। इस पहले भाग में अलौकिक हिमाचल प्रदेश के 9 अध्याय हैं, 9 चैप्टर्स, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो भौगोलिक परिचय है, दूसरा हिमाचल में जन समुदाय, तीसरा हिमाचल में महिला सशक्तिकरण, चौथा सामाजिक जीवन व संस्कृति, 5वां टॉपिक हिमाचल में मंदिर एवं स्थापत्य कला, 6ठा अध्याय हिमाचल में मेले, त्यौहार व चित्रकला, 7वां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास, 8वां हिमाचल प्रदेश का इतिहास और 9वां चैप्टर हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम से स्वाधीनता तक। यह पुस्तक लगभग 1320 पेज की है और प्रत्येक अध्याय को विस्तृत रूप देकर इस तरह से लिखा गया है कि कोई भी पाठक जब पढ़े, यदि वह किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या सामान्य पाठक है या रिसर्च स्कॉलर है, तो उन्हें समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाषा जो है वो बहुत ही सरल है और निरंतरता को ध्यान में रखकर हर चीज़ को संजोया गया है। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मैं पुस्तक किसी के लिए नहीं लिखता, केवल अपने लिए लिखता हूँ और स्वयं एक रीडर बनकर, एक पाठक बनकर मूल्यांकन करता हूँ कि क्या मैं ऐसी पुस्तक पढ़ना चाहूँगा, और उसी को आधार मानकर फिर मेरा सारा पुस्तक लेखन होता है। तो आइए बात करते हैं आज इसके पहले अध्याय के बारे में, जिसमें हमें क्या क्या मिलेगा वो मैं बताता हूँ। इस पुस्तक का पहला अध्याय, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, भौगोलिक परिचय है और भौगोलिक परिचय का जब अध्याय शुरू होता है तो ये हिमालय के ऊपर शुरू होता है। हिमालय की व्याख्या की गई है, हिमालय के उद्भव के बारे में बात की गई है, इसके दैवीय स्वरूप के बारे में बात की गई है, इसके पौराणिक वर्णन के बारे में बात की गई है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में कहा था कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, और महाकवि कालिदास ने हिमालय का वर्णन करते हुए कहा था कि यह देवात्मा हिमालय है। इस हिमालय पर्वत में ऋषि मुनि अलग अलग स्थानों तक तपस्या कर रहे हैं आज भी, और प्राचीन काल से ही यह भूमि
देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आकर्षण का केंद्र रही है। हिमाचल की व्याख्या भी इसी ढंग से की गई है। और हिमालय के बारे में बताने के उपरांत इस पुस्तक में हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द बसे हुए राज्य, कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है उसका वर्णन है, कौन सा देश किस दिशा में हिमाचल के है उसका वर्णन है, हिमालय कब और कैसे उपजा इसका उल्लेख किया गया है। फिर आगे सब हेडिंग में आता है हिमाचल की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं। तो हिमाचल प्रदेश को जिन भूखंडों में बांटा गया है उसमें शिवालिक हिमालय का वर्णन है, फिर भीतरी और मध्य हिमालय, और आखिरी में बृहद हिमालय जिसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। शिवालिक जिसे हम शिव की अलका या शिव की जटाएं कहते हैं, मैनक पर्वत के नाम से भी इनको जाना गया है। ये वो निचला क्षेत्र है हिमालय का जिसमें मौसम अक्सर गर्म रहता है, गर्मियों में काफ़ी गर्मी होती है। इसका वर्णन पूर्ण रूप से इस सब हेडिंग में किया गया है। भीतरी हिमालय जिसमें आ रहे मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमौर, शिमला, पार्ट्स जो हैं कुछ चंबा के, उनका वर्णन है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में भी इस पुस्तक में दिया हुआ है और पीर पंजाल का वर्णन भी साथ साथ में है। बृहद हिमालय जिसमें हमारे बड़े बड़े दर्रे जो हैं वो स्थापित हैं, लाहौल, किन्नौर, स्पीति, चंबा का पांगी सब डिवीज़न, इनमें जितने भी दर्रे हैं, पासेस हैं, उनके बारे में भी क्रमवार वर्णन जो है वो किया हुआ है। प्राकृतिक खंड जो हिमाचल में आते हैं उनके साथ साथ इसी अध्याय में हिमाचल प्रदेश में स्थित विभिन्न जोत और दर्रे, जिन दर्रे और पासेस को स्थानीय भाषा में जोत कहा जाता है, उनके बारे में भी सूचना दी गई है। तो लगभग 60 दर्रे हैं जिनकी लोकेशन वो किस ज़िले में स्थित हैं और उनका एल्टीट्यूड क्या है, उनकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, वो भी व्याख्या की गई है। इसके उपरांत पुस्तक में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिमनद ग्लेशियर्स, उनका वर्णन है। ग्लेशियर्स के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है और कौन कौन से मुख्य ग्लेशियर जो हैं, प्रमुख ग्लेशियर्स हिमाचल प्रदेश में हैं, उनका भी क्रमवार इस पुस्तक में वर्णन है। जैसे बड़ा शिगरी ग्लेशियर्स का वर्णन है, बादल के बारे में है, चंद्रा हिमनद है, बागा हिमनद है, चंद्रनाहन हिमनद है, केलांग की महिला के नाम से हिमनद है, सोना पानी हिमनद है। कुल मिलाकर 13 ग्लेशियर्स के बारे में वर्णन किया गया है, उनकी लोकेशन के बारे में और उनका एल्टीट्यूड क्या है, इसके साथ साथ उसकी जो जियोग्राफी है और जियोलॉजी जो है उसका भी वर्णन विस्तृत रूप से अलौकिक हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चोटियाँ, उनकी ऊंचाई और उनकी लोकेशन जो लगभग 74 मेन पीक्स हैं, उनका भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है और उनकी एल्टीट्यूड का भी वर्णन है। इसके बाद इसी अध्याय में इसका सब हेडिंग एक आता है हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध घाटियाँ। जैसा आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय राज्य है और इसमें चोटियों और पासिस के साथ साथ अलग कई घाटियाँ हैं और बहुत ही रमणीय घाटियाँ इस प्रदेश में पाई जाती हैं, जिनका जो है स्पिरिचुअल दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख घाटियाँ जो इस पुस्तक में व्याख्यात की गई हैं उसमें सतलुज घाटी है, पांवटा घाटी है, सरसा घाटी, चौंतरा घाटी, स्वां घाटी जिसे जसवां दून घाटी भी कहा जाता है, पब्बर घाटी के साथ साथ अश्विनी घाटी के साथ सप्रुंग घाटी, गंभर घाटी, कुल्लू घाटी,
कुल्लू घाटी के साथ इमला बिमला घाटी, बल घाटी, कांगड़ा घाटी, सांगला व बसपा घाटी, पिन घाटी, लाहौल और स्पीति घाटी, पांगी घाटी, रावी घाटी, चुराह घाटी और चंद्रभागा घाटी। इन घाटियों का जब वर्णन किया गया है तो घाटियों के साथ साथ यहाँ की वनस्पति के बारे में वर्णन है, यहाँ के जीव जंतु जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं उनका है, उनका ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक क्या महत्व है उसकी जानकारी भी साथ साथ में दी हुई है। पहला ही अध्याय इस पुस्तक में अलौकिक हिमाचल प्रदेश के खंड 1 में वॉल्यूम 1 में लगभग 80 पेज का अध्याय है। घाटियों के उपरांत हिमाचल में स्थित मुख्य झीलें, जिसमें नेचुरल लेक्स हैं, प्राकृतिक झीलें और मानव निर्मित झीलें, मैन मेड लेक्स, दोनों का ही वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। और यह वर्णन जिलावार है और क्रमवार है, जिसमें हर एक झील के बारे में बताया हुआ है, उसका क्या पौराणिक महत्व है, उसका वर्तमान में स्वरूप कैसा है और किस ऋषि या देवता से कौन सी झील संबंधित है, ये सब वर्णन साथ साथ में किया गया है। हर ज़िले में जो झीलें हैं उन सब का है। जो मैन मेड लेक्स हैं उसमें गोविंद सागर, पोंग बांध, पंडो बांध और चमेरा जैसी झीलों का वर्णन भी किया गया है। उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उनका क्षेत्र कितना है, वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं और कितना उनका आर्थिक महत्व है, यह भी वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। सारी झीलें हिमाचल प्रदेश में जहाँ भी हैं उनको विस्तृत स्थान जो है वो पुस्तक में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मे हैं, जैसे खीर गंगा है, कसोल है, कलथ है, बहना है, तत्तापानी है, मणिकरण है, ज्यूरी है, इन सब का भी उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। फिर एक मुख्य जो कवरेज इसी अध्याय में दी गई है वो हिमाचल प्रदेश की नदियां हैं। जैसा आप जानते हैं, आधुनिक काल में पंजाब नहीं अपितु हिमाचल वो प्रदेश है जिसमें 5 नदियां बहती हैं। पहले पंजाब में 5 नदियां बहती हैं। कारण उसका ये था कि हिमाचल का काफ़ी बड़ा भूभाग जो है वो पंजाब में पहले शामिल था। तो आज हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले सतलुज नदी है। सतलुज नदी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, खड्डे हैं, यह नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, किस ज़िले में प्रवेश करती है, किस अगले ज़िले से और अगले ज़िले में जाती है, इन सब चीज़ों का वर्णन है। साथ साथ में कहाँ यह नदी, सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्य में चली जाती है। सतलुज के बाद हमारे पास ब्यास नदी का इसमें वर्णन है और ब्यास नदी की सहायक नदियों का भी यहाँ उल्लेख किया गया है। ब्यास नदी किस ज़िले से बह के जाती है और हिमाचल प्रदेश में इस नदी का कितना क्षेत्र, कितना ये किलोमीटर रास्ता तय करती है और कितना इसका तटीय क्षेत्र है, यह भी इस पुस्तक में पूरी व्याख्या से दिया गया है। इन नदियों के तट के समीप कौन कौन से प्रमुख शहर हैं वह भी इस पुस्तक में आसानी से मिल जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्येक चीज़ के बारे में वर्णन जो है वो बहुत ही बारीकी से किया गया है। यमुना नदी का इसमें दिया हुआ है, जिसे वेदों में कालिंदी के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी का है, जिसे असिकनी के नाम से जाना जाता था। और इसी तरह अलग अलग नदियों को जो वैदिक काल में संस्कृत साहित्य में जिस जिस नाम से इन नदियों को पुकारा गया, इनकी लंबाई, इनका तटीय क्षेत्र, इनके इर्द गिर्द बसे हुए शहर, उन सब का वर्णन पाठकों को आसानी से जो है वो इस पुस्तक में मिल जाता है, जो अध्याय हमारा हिमाचल के भूगोल से जुड़ा हुआ है। आर्द्र भूमि संरक्षण के बारे में, वेटलैंड प्रिजर्वेशन के बारे में भी दिया हुआ है कि हिमाचल में कौन कौन से आर्द्र भूमि के क्षेत्र हैं और सरकार द्वारा समय समय पर कौन से कार्यक्रम चलाए गए जिससे कि आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में जहाँ ये नदियाँ हैं, वहीं इन नदियों के ऊपर कई सारे सेतु, ब्रिजेज जो हैं वो बने हुए हैं।
उनका वर्णन भी आपको इसी अध्याय में जो है वो मिल जाता है। शिमला में स्थित वनस्पति बैंक के बारे में भी इसी में है। और संक्षिप्त रूप से इस भूगोल के अध्याय में आपको हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले पौधे, जड़ी बूटियाँ और जंतु जो हैं, जीव जंतु जो हैं, उनका भी वर्णन इसी अध्याय में मिल जाता है। हिमालय पर्यावरण के लिए जैसा कि बार बार कहा जा रहा है और आप देख भी रहे हैं कि कितना बादल जो हैं वो फूट रहे हैं और क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है, क्लाउड बर्स्टिंग के साथ लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो हिमालय पर्यावरण को जो आने वाली चुनौतियां हैं उनके बारे में भी इसी अध्याय में वर्णन किया गया है, जिससे पाठकों को ये पता लग जाता है आसानी से कि कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक संतुलन को बनाए रखने के लिए खतरा पैदा हो रही हैं। ये सारी भी इसमें इसी पुस्तक में इसी अध्याय में जो है वो वर्णन किया गया है। प्रदेश में पानी का स्तर कहाँ तक चला गया है, कितना डीप चला गया है, कितने प्रदेश में हैंड पंप्स वगैरह लगाए हैं, कितनी वाटर स्कीम जो हैं, उनका भी इसी अध्याय में जो है क्रमवार वर्णन किया गया है। किस किस क्षेत्र में पानी कितना विषैला हो रहा है यह भी इसी अध्याय में बताया हुआ है, जिससे कि पाठक आसानी से ये समझ सकें कि हिमाचल की जियोग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति क्या है, क्या क्या प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया हुआ है और किस तरह से वर्तमान समय में उसके ऊपर संकट आ रहा है। यह अध्याय आपको हिमाचल को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब भी आप अलौकिक हिमाचल प्रदेश पुस्तक अपने पास रखें तो ध्यान रखें कि इस अध्याय को बड़ी ही बारीकी से पढ़ें, क्योंकि जितनी बारीकी से आप इस अध्याय को पढ़ेंगे आपको हिमाचल प्रदेश के अन्य एस्पेक्ट को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। एक बार जब आप प्रदेश को पूरी तरह से समझ जाएंगे, इसकी लोकेशन के बारे में, इसकी नदियों के बारे में, इसकी झीलों के बारे में, इसके गर्म पानी के चश्मों के बारे में, इसकी चोटियों के बारे में, घाटियों के बारे में, तो आपके सम्मुख आसानी से जो है वो हिमाचल का एक नक्शा जो है वो सामने आ जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जब आप इस अध्याय को करें तो आप हिमाचल का मैप भी अपने सम्मुख रखें, जिससे हिमाचल की जियोग्राफिकल लोकेशन और हिमाचल के इर्द गिर्द के जो स्टेट हैं उनको जानने और उनको मेमोराइज करने में, याद करने में भी आपको सहायता मिलती है। तो हम लगातार यह प्रयास करेंगे कि अलौकिक हिमाचल प्रदेश के दोनों खंडों का थोड़े थोड़े अंतराल पर चर्चा करें और मैं आपको बताऊं कि किस रूप से या किस तरीके से हम इन अध्याय को पढ़ें और कैसे इनको लंबे समय तक अपनी याद में समा सकें। संजोना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एकाग्रचित होकर पढ़ें, बर्डन नहीं लेके चलें, क्योंकि अगर आप इसे बोरिंग समझते हैं तो फिर उसको याद करना भी उतना ही मुश्किल होता है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मेरे द्वारा लिखित इन पुस्तकों के बारे में मैं पाठकों को स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन पुस्तकों को पढ़ती बार, क्योंकि कुछ पाठक जो मुझे मेल करते हैं या मैसेंजर पे लिखते हैं वो ये बार बार पूछते हैं कि किताब बहुत मोटी है और प्रथम दृष्टि में हमें डर लगता है कि इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ेंगे। आप देखिए कि आपको तो कुछ दिनों और महीनों में ही आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़ लेंगे। सोचिए कि एक इंसान को जो आपसे बात कर रहा है उसे 5 साल किताब लिखने में ही लग गए थे, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। आप इसको एक रोचक कहानी के रूप में पढ़ें और ये रखें कि इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो दी हुई सूचनाएं हैं वो हम अर्जित करें। आप अन्य पुस्तकें भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के उपरांत फिर आप अपने आप को हिमाचल के दृष्टिकोण से, हिमाचल की जानकारी के दृष्टिकोण से
कहीं और सुदृढ़ पाएंगे और आपको स्वयं महसूस होगा कि अब आपके पास हिमाचल पर खूब जानकारी है। तो साथियों, आप आज का ये अध्याय मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद है कि यह चर्चा आपके लिए लाभकारी होगी। धन्यवाद और शुभकामनाएं।